स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस इतिहास को समझने की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने इंसानियत की सीमाओं को हमारे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बिल्कुल बाहर तक पहुंचा दिया। वॉयेजर मिशंस। जरा इसके पैमाने पर गौर कीजिए, यह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इंसान की बनाई हुई एक छोटी सी चीज इस वक्त हमसे अरबों किलोमीटर दूर अनंत अंधेरे में तैर रही है। और सबसे कमाल की बात, वो अपने अंदर हमारी पूरी सभ्यता का एक छोटा सा हिस्सा समेटे हुए है। ये सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये ब्रह्मांड में हमारी मौजूदगी का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब इस पूरे मिशन के पीछे एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल छुपा है। क्या इस अनंत ब्रह्मांड में, इस विशाल यूनिवर्स में सिर्फ हम ही एकमात्र बुद्धिमान प्रजाति हैं? और चलिए मान लेते हैं कि कोई और भी है, तो हम उनसे संपर्क कैसे करेंगे, उन्हें हेलो कैसे कहेंगे? ये ख्याल ही अपने आप में इतना दिलचस्प है कि सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। और सच कहें तो इसी एक सवाल ने उस कोशिश को जन्म दिया जिसे आज हम इंटरस्टेलर मैसेज कहते हैं। लेकिन इस अद्भुत अभियान की शुरुआत में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। 1965 में नासा के इंजीनियर्स को एक ऐसी बात पता चली जो वाकई हैरान करने वाली थी। उन्होंने देखा कि 1970 के दशक के आखिर में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक ऐसी सीधी लाइन में आने वाले हैं जो हर 175 सालों में सिर्फ एक बार होता है। जी हां, 175 सालों में सिर्फ एक मौका। जरा सोचिए, अगर उस वक्त थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो ये पूरा ऐतिहासिक मिशन असंभव हो जाता। ये एक ऐसी परफेक्ट टाइमिंग थी जिसे मिस करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो चलिए समझते हैं कि इस अनोखे अलाइनमेंट का फायदा क्या था। इसका मूल कारण था ग्रेविटी असिस्ट। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्पेस ट्रैवल का सबसे बड़ा लाइफ हैक है। इस तकनीक में किसी ग्रह यानी प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का इस्तेमाल करके बिना ज्यादा फ्यूल जलाए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और उसकी दिशा भी बदली जा सकती है। और इसी शानदार फिजिक्स ट्रिक की वजह से वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इतनी तेजी से हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी हिस्सों तक पहुंच पाए। और जब ये प्रोब्स वहां पहुंचे तो उन्होंने हमारी साइंस की किताबें पूरी तरह से बदल कर रख दी। वॉयेजर के पहुंचने से पहले और बाद के डेटा में जमीन आसमान का फर्क है। पहले हमें लगता था कि जुपिटर के पास सिर्फ 13 चांद है और कोई रिंग्स नहीं है, लेकिन जब वॉयेजर ने वहां से तस्वीरें भेजी तो पता चला कि जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं। चांद की संख्या बढ़कर 16 हो गई और सबसे चौंका देने वाली बात, आयो नाम के चांद पर बिल्कुल एक्टिव ज्वालामुखी मिले। इतिहास में पहली बार धरती के बाहर किसी और जगह जिंदा ज्वालामुखी देखे गए थे। ये सच में होश उड़ा देने वाला पल था। इस ग्रैंड टूर की टाइमलाइन पर एक नजर डाल लें तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है। 1977 में लॉन्च होने के बाद 1979 में जुपिटर और 1980 में सैटर्न के पास से गुजरते हुए इन प्रोब्स ने नई दुनिया खोल दी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात वॉयेजर 2 के बारे में है। 1986 में यूरेनस और 1989 में नेपच्यून के पास से गुजरने वाला ये आज तक का अकेला मानव निर्मित यंत्र है। सोचकर देखिए, उसके बाद से कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट वहां तक नहीं पहुंच पाया है। ये वाकई उस सदी की सबसे महान खोज यात्रा थी। और फिर आया 14 फरवरी 1990 का वो दिन जब वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम को छोड़ रहा था, तो उसने एक ऐसी तस्वीर ली जो सीधे दिल पर असर करती है। इस मशहूर तस्वीर को द पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। अपने कैमरास को हमेशा के लिए बंद करने से ठीक पहले 6 अरब किलोमीटर दूर से वॉयेजर ने पीछे मुड़कर हमारी धरती की एक आखिरी तस्वीर ली। उस तस्वीर में हमारी दुनिया सिर्फ एक छोटे से नीले बिंदु जैसी दिख रही थी। ये सोलर सिस्टम का एक आखिरी फैमिली पोर्ट्रेट था जिसने हमें एहसास दिलाया कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना छोटा है। इसके बाद शुरू हुआ सोलर सिस्टम की सीमा को पार करने का लंबा सफर। अब यहां वैज्ञानिकों को लगता था कि सोलर सिस्टम के आखिर में एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट बाउंड्री होगी जिसे बो वेव कहा जाता है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। वॉयेजर के डेटा ने बताया कि वहां कोई क्लियर बाउंड्री है ही नहीं, बल्कि वहां एक बहुत ही उलझी हुई जगह है जहां सूरज की हवाएं और इंटरस्टेलर स्पेस का रेडिएशन आपस में टकराते हैं। मजेदार बात तो यह है कि नासा को यह कंफर्म करने में महीनों लग गए कि वॉयेजर वाकई सोलर सिस्टम के बाहर निकल चुका है, क्योंकि वो जगह इतनी मैसी थी। तो आखिर उन्हें पता कैसे चला कि सीमा पार हो गई है? ये चार्ट उस अद्भुत मोमेंट को शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता है। हीलियोपॉज यानी सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम थी। लेकिन जैसे ही वॉयेजर इंटरस्टेलर स्पेस में गया, डेटा में एक अचानक और बहुत बड़ा उछाल आया।
जरा सोचिए, हम धरती पर बैठकर अरबों किलोमीटर दूर एक छोटे से यंत्र के आपस में टकराते इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशंस को ट्रैक कर रहे थे। इसी डेटा ने आखिरी मुहर लगाई कि इंसानियत ने पहली बार अपने सोलर सिस्टम की दहलीज को पार कर लिया है। ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। सौरमंडल के बाहर इस अनंत अंधेरे की यात्रा की इस टाइमलाइन पर चलते हैं। 1990 में इंटरस्टेलर मिशन शुरू हुआ, 2012 में वॉयेजर 1 ने और फिर 2018 में वॉयेजर 2 ने हीलियोपॉज पार किया। लेकिन कहानी का ये हिस्सा थोड़ा उदास करने वाला है। इन दोनों प्रोब्स की प्लूटोनियम बैटरी अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। ऐसा अनुमान है कि 2025 के आसपास इनकी पावर सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी और फिर इनका धरती से संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब पावर और टेक्नोलॉजी की बात निकली है तो जरा इस नंबर को देखिए, 69 किलोबाइट। ये दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स के कंप्यूटर्स की टोटल मेमोरी थी, मतलब 1 मेगाबाइट का 10वां हिस्सा भी नहीं। आजकल हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट ईमेल भी इससे ज़्यादा डेटा लेता है। ये सच में दंग कर देने वाली बात है कि हमारी पिछली पीढ़ी ने इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस सदी का सबसे बड़ा अंतरिक्ष मिशन चला लिया, एक ऐसी मेमोरी पर जो आज के ज़माने के एक छोटे से स्मार्टफोन के सामने बिल्कुल ना के बराबर है। तो फिर सवाल यह है कि सिर्फ 69 किलोबाइट मेमोरी के साथ किसी एलियन सभ्यता के लिए हजारों तस्वीरें कैसे भेजी गईं? यहां 1970 के दशक की शुद्ध इंजीनियरिंग नजर आती है। उस वक्त जेपीजीज तो होते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? हर एक तस्वीर को पहले स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया, उसे एक टीवी कैमरा से रिकॉर्ड किया और फिर उन वीडियो सिग्नल्स को ऑडियो वेव फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी तस्वीरों को आवाज में बदल दिया गया ताकि उन्हें ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर सेव किया जा सके। मेमोरी लिमिट को चीट करने का यह सबसे अद्भुत और ब्रिलियंट जुगाड़ था। और उन ऑडियो सिग्नल्स को जिस चीज पर सेव किया गया वो थी एक 12 इंच की सोने की परत चढ़ी तांबे की डिस्क, जिसे द गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं। इसमें मूल रूप से 4 चीजें शामिल की गई हैं: धरती के अलग अलग नज़ारे, 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स, दुनिया भर का संगीत और धरती की आवाजें। सबसे खास बात यह है कि इसमें जानवरों और बारिश की आवाजों के साथ साथ हमारे देश का संगीत भी है। जी हाँ, राग भैरवी पर आधारित गीत जात कहा हो इसमें शामिल है। ये डिस्क दरअसल पूरी मानव सभ्यता का एक छोटा सा कल्चरल इंट्रोडक्शन है। अब जरा पीछे मुड़कर उस एलियन के नजरिए से सोचते हैं। क्या सच में लाखों साल बाद अगर किसी एलियन को ये डिस्क मिल भी गई तो क्या वो 1970 के दशक के ग्रामोफोन रिकॉर्ड को डिकोड कर पाएगा? सच कहूं तो ये ख्याल थोड़ा मजाकिया लगता है। यहां धरती पर हम लोग कभी कभी बेसिक फर्नीचर तक असेंबल नहीं कर पाते बिना इंस्ट्रक्शन मैनुअल के, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बिल्कुल अनजान एलियन प्रजाति हमारी इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को बिना किसी प्रॉब्लम के समझ लेगी। लेकिन नासा के पास इसका भी एक बहुत शानदार सोल्यूशन था। उन्हें पता था कि भाषा एक बहुत बड़ी रुकावट होगी, इसलिए उन्होंने किसी भी भाषा का उपयोग ही नहीं किया। इस रिकॉर्ड के कवर पे सिर्फ और सिर्फ प्योर डायग्राम्स और मैथ के सिंबल्स बनाए गए हैं। जीरो ट्रांसलेशंस, कोई अनुवाद नहीं। अगर आज ये डायग्राम्स किसी आम इंसान को दिखाए जाएं तो शायद 90% लोग इसे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास था कि किसी एडवांस्ड स्पेस फेरिंग एलियन सभ्यता की मैथ और फिजिक्स की समझ बिल्कुल हमारी तरह ही होगी। चलिए मान लेते हैं उन्होंने कवर पढ़ लिया, तो उनका प्रोसेस क्या होगा? पहले तो उन्हें इस आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल जीरो से एक मशीन बनानी होगी। फिर दिए गए डायग्राम को फॉलो करके नीडल यानी सुई को बिल्कुल सही जगह रखना होगा। और सबसे बड़ा मैजिक तब होगा जब वो ऑडियो से वीडियो सिग्नल बनाएंगे। स्क्रीन पर सबसे पहले तस्वीर जो बनेगी वो होगी एक सफेद रंग का सर्कल। ये एक कैलिब्रेशन सर्कल है। ये उस एलियन के लिए क्लियर सिग्नल होगा कि हाँ, तुमने मशीन बिल्कुल ठीक बनाई है और तस्वीर बिल्कुल सही रेशो में दिख रही है। ये पूरा सिस्टम एकदम प्योर लॉजिक पर आधारित है। और जब उनका डिकोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हें हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? उन्हें मैथ की परिभाषाएं दिखेंगी, सोलर सिस्टम का नक्शा, हमारा डीएनए स्ट्रक्चर, इंसानों के खाने पीने का तरीका और ताजमहल या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी महान धरोहरें नजर आएंगी। इन तस्वीरों में एक बात बहुत गहराई रखती है। इस पूरे कलेक्शन में किसी भी युद्ध, हिंसा या गरीबी का कोई जिक्र नहीं है। एक तरह से यह तय किया गया था कि हम अपने बुरे इतिहास को इस आर्काइव का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और यही इस गोल्डन रिकॉर्ड का सबसे मूल दर्शन है। मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन, जिन्होंने इस टीम को लीड किया था, उनका मानना था कि ये तस्वीरें मानवता का एक उम्मीद भरा और सकारात्मक रूप दिखाती हैं, एक आदर्श मानवता का प्रतीक। ये सिर्फ एक डाटा डिस्क नहीं है, ये हमारी सभ्यता की आत्मा को एक ऐसी जगह भेजने का प्रयास है जहां हम खुद कभी नहीं जा सकते। एक तरह से ये इंसानियत की एक ऐसी स्पिरिचुअल लेगेसी है
जो वाकई दिल को छू लेती है। आज हम जब इस पर बात कर रहे हैं तो वॉयेजर 1 61,198 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधेरे में आगे बढ़ता जा रहा है। ये स्पीड हमारी आम सोच से बिल्कुल परे है। धरती से 25 अरब किलोमीटर दूर जा चुका ये छोटा सा स्पेसक्राफ्ट और इसमें रखा सोने का रिकॉर्ड हमारे इस ग्रह के नष्ट होने के करोड़ों साल बाद भी शांति से अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। ये एक ऐसी सदियों पुरानी विरासत बन चुका है जो आगे भी अनंत तक चलती रहेगी। और आखिर में यही पूरी कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा करती है जो बहुत समय तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या इस विशाल ब्रह्मांड की गहराई में कभी किसी एलियन को हमारा ये दस्तावेज मिलेगा, या फिर क्या ये हमेशा के लिए सिर्फ हमारा एक परमानेंट कॉस्मिक आर्काइव बनकर रह जाएगा, एक खामोश निशानी जो अनंत काल तक बस यही कहती रहेगी कि किसी जमाने में एक पेल ब्लू डॉट पर हम भी मौजूद थे और हमने आसमान की तरफ देखने की हिम्मत